गोरखालैंड ये नाम शायद बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। गोरखालैंड कुछ नहीं है, बस एक मांग है सेपरेट स्टेट का जो वेस्ट बंगाल से नेपाली लोग करना चाहते हैं। 27 जुलाई 1986 ये वो दिन था जहां गवर्नमेंट ने सेक्शन 144 लगा रखा था। दार्जिलिंग के एक छोटा सा गांव में जन्मे फॉर्मर गोरखा सोल्जर सुभाष घिसिंग और उनका गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट GNLF उस दिन एक बड़ा आंदोलन करने वाले थे। ये अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला था बंगाल की हिली एरियाज में, और इनमें से कई यूथ्स भी शामिल थे जो अलग अलग एरियाज से आकर इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे। इन सब का एक बड़ा मकसद था कि कालिम्पोंग मेला ग्राउंड में जाके 1950 की इंडो नेपाल की ट्रीटी को जलाने और अपनी गोरखालैंड स्टेट की लड़ाई को आगे बढ़ाने। बट ये आंदोलन देखते ही देखते कुछ ही पल में लाल रंग में बदल जाते हैं। चारों ओर से गोलियों की आवाज गूंजने लगती है और वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। इस आंदोलन में करीबन 1200 लोगों की मौत हो जाती है, बहुत सारे घरों को जलाया जाता है और इवन वुमेन्स को रेप भी किया जाता है। वेस्ट बंगाल का एक फेमस जगह जिसे क्वीन ऑफ द हिल नाम से भी जाना जाता है, दार्जिलिंग, जहां पर मैक्सिमम लोग इंडियन गोरखा कम्युनिटी है। बट इंडियन होने के नाते भी अक्सर यहाँ के लोगों को रेसिज्म और इन्फीरियर समझा जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पिछले 116 सालों से एक ही मांग उठाया जा रहा है। गोरखालैंड की मांग भारत की आज़ादी से पहले से ही किया जा रहा है। 1907 में दार्जिलिंग हिल्स मैन एसोसिएशन के द्वारा इस मांग को शुरू किया था, और इस क्लब की मांग ये थी कि दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट को मिलकर एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया जाए, जिसका रिक्वेस्ट मिंटो मोरली रिफॉर्म्स कमेटी के द्वारा की गई, और इसको लीड कर रहे थे सोनम बंटेल। और उनका कहना यह था कि दार्जिलिंग लिंग्विस्टिकली और कल्चरली बंगाल प्रोविंस से काफ़ी अलग है। इसकी वजह से उनको एक अलग स्टेटहुड चाहिए, और इसके बाद भी हिल्स मैन एसोसिएशन के द्वारा अलग अलग कमेटी के साथ कई सालों तक इस टॉपिक पर मीटिंग करते रहे, बट आज तक भी इसका रिजल्ट कहीं पर नहीं मिलता है। गोरखालैंड यहाँ के लोगों को इसीलिए चाहिए था क्योंकि यहाँ के लोग यहाँ पर आइडेंटिकल क्राइसिस से जूझ रहे थे। इन लोगों का मानना यह है कि इंडिया के होने के बाद भी यहाँ के लोगों को नेपाली समझा जाता है, और जो उनकी आइडेंटिटी है उसकी वजह से उनको सरकारी दफ्तरों और सरकारी काम काजों में भी अक्सर अनदेखा किया जाता है, और उनकी जगह पर बंगालीज को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। इतनी सारी आंदोलन और नारे लगाने के बाद भी कोई हल नहीं निकलता है। एक्चुअली गोरखालैंड पहले से ही गोरखालैंड नहीं था। 1980 से पहले इनका नाम गोरखास्तान था, एंड 1980 में एक ट्रीटी के द्वारा गोरखास्तान से गोरखालैंड कर दिया गया। 1986 में सुभाष घिसिंग और उनके गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट एक एजिटेशन करते हैं, जिसकी शुरुआत शांतिपूर्वक तरीके से किया जाता है, बट सडनली ये एक वायलेंट रूप ले लेती है, जिसकी वजह से पूरा एरिया खून से भर जाता है। इसके बीच सेंट्रल फोर्स और गोरखा सिविलियन का टकराव देखने को मिलता है, जिसमें फिर से काफ़ी सारी लोगों का मौत हो जाता है, एंड फिर दार्जिलिंग में कई सारी दिन तक कर्फ्यू भी लगाया दिया जाता है। बट फिर भी इस घातक वायलेंस एजिटेशन के बाद भी गोरखालैंड नहीं मिल पाया। अब 1988 में
GNLF वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलकर एक सेमी ऑटोनोमस बॉडी दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल के एग्रीमेंट पर साइन करते हैं। इस काउंसिल को गोरखालैंड का एक अल्टरनेटिव के रूप में बनाया जाता है, जिसे कि दार्जिलिंग की एडमिनिस्ट्रेटिव को ढंग से चलाया जा सके। इस बॉडी के चेयरमैन सुभाष घिसिंग को बनाया जाता है और उनके पार्टी GNLF को सेपरेट स्टेट डिमांड से ड्रॉप किया जाता है। 1988 से लेकर 2008 तक सुभाष घिसिंग इनके चेयरमैन बने रहते हैं। इस काउंसिल का आने के बाद लोगों को लगने लगा था कि अब उनके एरियाज में सुधार आने लगे और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो पाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इस ऑटोनोमस बॉडी को किस तरीके से लेजिस्लेटिव पावर नहीं दिए गए थे। इस काउंसिल के पास यानी कि सुभाष घिसिंग के पास कोई भी डिसीजन लेने का पावर्स नहीं थे। देखते ही देखते 2004 में DGHC काउंसिल का इलेक्शन होने वाला था, बट अचानक से एग्जिट कर दिया गया इस इलेक्शन को। बाद में पता चला कि सरकार ने चुनाव ना करने का फैसला किया है, बट वाई? इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। अब इस कहानी में नया मोड़ आता है। 2011 में वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में ममता बनर्जी की जीत होती है। इस दौरान एक मेमोरेंडम और एग्रीमेंट को साइन किया जाता है, जिसके तहत गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन GTA की शुरुआत की जाती है, जो कि एक सेमी ऑटोनोमस बॉडी के रूप में बनाई जाती है। 2012 में इनका चुनाव होता है और गोरखा जनमुक्ति के प्रेसिडेंट बिमल गुरुंग को बनाई दी जाती है। जिस बिमल गुरुंग ने घिसिंग के दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल को तोड़कर एक नया रेवोल्यूशन लाने की बात की थी, आज वो खुद एक गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई काउंसिल का हेड बनने जा रहे थे। लेकिन बिमल गुरुंग का कहना ये था कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्कुल अलग है और इसके साथ जोड़ने से गोरखालैंड की मांग को और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। कई लोगों के द्वारा देखा जाने लगा कि ममता बनर्जी का इन पार्टीज के साथ उतार चढ़ाव होता रहता है, जिसकी वजह से 2013 में बिमल गुरुंग GTA चेयरमैनशिप से रिजाइन कर देते हैं। उनका कहना ये था कि GTA में स्टेट गवर्नमेंट का काफ़ी इंटरफेरेंस रहता है और वो फिर से गोरखालैंड की एजिटेशन को शुरू करना चाहते हैं। 2017 में कुछ ऐसा हुआ कि पूरा शहर फिर से 1986 की तरह हिल गया। ममता बनर्जी की सरकार ने एक नया रूल निकाला, जिसके तहत हर स्कूल में बंगाली लैंग्वेज को कंपलसरी पढ़ाने की बात की गई, जिसके बाद यहाँ पर हर जगह वायलेंट प्रोटेस्ट होने लगा। यहाँ के लोगों का कहना ये था कि उन पर ज़बरदस्ती ये थोपा जा रहा है और उनकी कल्चर और लैंग्वेज को ख़त्म करने की साजिश हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ 1986 के बाद सबसे बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिले। बट क्यों बंगाल सरकार इन गोरखे सिविलियंस को ऐसा करना चाहते हैं, जिस कारण यहाँ पर करीबन 105 दिन का स्ट्राइक कर दिया जाता है। फिर भी लोग अपने मांग गोरखालैंड के लिए प्रोटेस्ट पर उतर रहे थे और करीबन 12 लोगों की मौत भी हो जाती है और इन एरियाज पर टोटली बैंड लगा दिया जाता है और बिमल गुरुंग के खिलाफ कई मुकदमे लगा दिया जाता है, जिसके बाद बिमल गुरुंग अंडरग्राउंड हो जाते हैं। इस एजिटेशन के बाद गोरखालैंड का मुद्दा थोड़ा ठंडा पड़ गया था और इसके बाद फिर से एक और ऑटोनोमस बॉडी बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई दी जाती है, जिसको सेम गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से बनाया जाता है और इसके 2 नए रिप्रेजेंटेटिव बनाए जाते हैं, विनय तामाङ और अनित थापा, जिसको लोगों ने GTA 2 नाम से भी बुलाना शुरू किया और ये आज भी है। बट कुछ रीज़न से अनित थापा और विनय तामाङ अलग हो जाते हैं और अनित थापा अपनी खुद की पार्टी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा की शुरुआत करते हैं। आज की डेट पर देखा जाए तो ये मुद्दा थोड़ा शांत दिखाई दे रहा है और BJP सरकार ने भी फिलहाल इस डिसीजन पर कभी भी फुल्ली कमिटमेंट नहीं दिखाए।
दोस्तों, आपका क्या राय है इस मुद्दा पर कि क्या गोरखालैंड मिलना चाहिए या नहीं, और क्या रीज़न है कि गोरखालैंड ना मिलने का? ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा।